हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कवर चैप्टर 10 दैट इज वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक बिजनेस को, एक कंपनी को वैल्यूएशन करा जाता है और किस तरीके से, क्या मेथड्स होते हैं उसको वैल्यू करने के, उसके कैश फ्लोज को कैसे मेजर आउट करते हैं और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को किस तरीके से प्रेजेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उस कंपनी को वैल्यू किया जाता है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। तो देखिए, प्राइस वो होता है जो हम पे करते हैं और वैल्यू वो होती है जो हमें डिराइव होती है। ठीक है, तो प्राइस इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर और वैल्यू होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, उस कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, जो भी एसेट्स उसके पास है, जो भी अर्निंग पोटेंशियल उसकी है, उसके हिसाब से वो वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए उसकी। और इस बेसिस पे हमें पता चलता है, वैल्यू इज इंट्रिंसिक, इस बेसिस पे हमें पता चलता है कि कोई बिजनेस ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर करेक्टली वैल्यूड है। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस और वैल्यूएशन दोनों सेम है तो क्या होगा, करेक्टली वैल्यूड हो जाएगा और फिर हमें ग्रोथ का इंतजार करना पड़ेगा और जैसी ग्रोथ आएगी तो उसके बाद दोबारा से वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। अगर कंपनी के शेयर्स का प्राइस ज़्यादा है और कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन कम है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा शेयर, और वहीं पे अगर कंपनी के शेयर की प्राइस कम है और वैल्यूएशन ज़्यादा है तो वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम अपने जजमेंट्स को बना सकते हैं और इसी बेसिस के हिसाब से फिर अपना पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो वाई वैल्यूएशंस आर रिक्वायर्ड, अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे हम बात करें तो वैल्यूएशंस क्यों चाहिए होती है। बाइंग अ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज, अगर कोई भी कंपनी एक दूसरी कंपनी या दूसरे बिजनेस को बाय करती है तो उस इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज के लिए पूरा वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी इंडिविजुअल अगर बहुत बड़े लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पहले ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है उस पूरे प्रोजेक्ट की। फिर जो सेल कर रहा है वो भी वैल्यूएशन कराएगा अपने बिजनेस की, ताकि उसको भी सही आइडिया पता हो कि उसके बिजनेस की कितनी वैल्यूएशन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये पूरी वैल्यूएशन एक्सरसाइज जो है मर्जर और एक्विजिशंस के टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, उसमें मर्ज करती है, तो उनके लिए वैल्यूएशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे शेयर एक्सचेंज रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और दूसरी बात उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो बेनिफिट डिराइव होगा नहीं होगा मर्जर और एक्विजिशन से, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन जनरल सेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस टू द ओनर्स, कभी कभी कंपनी के प्रमोटर्स भी खुद वैल्यूएशन करा लेते हैं ताकि उन्हें पता हो कि कंपनी का वैल्यू कहाँ ग्रो कर रहा है और हिस्टोरिकली क्या परफॉर्मेंस रही। एंड फेयर ट्रीटमेंट टू अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन केस ऑफ इक्विटी स्वैप, अगर इक्विटी स्वैप हो रहा है तो स्टेक होल्डर जो भी जिनके भी बीच में इक्विटी स्वैप हो रहा है तो वहाँ पे उसके बेसिस पे भी वैल्यूएशन कराना ज़रूरी होता है। और इक्विटी स्वैप कहाँ होता है? मर्जर्स के केस में ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली मर्जर्स के केस में इक्विटी स्वैप सबसे ज़्यादा होता है, जब जो भी मर्जिंग कंपनीज होती है उस मर्जिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को किसके शेयर मिल जाते हैं? रिजल्टिंग कंपनी के। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस भी किया था। देन अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड अदर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, टैक्सेशन के लिए तो चाहिए ही होता है, एज वेल एज अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन दोनों के इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम टू टाइम ये एक्सरसाइज करती रहती है कंपनी। देन सोर्सेज ऑफ वैल्यू इन अ बिजनेस, अब देखिए बिजनेस के अंदर वैल्यू कैसे आएगी, किसी भी बिजनेस के अंदर वैल्यूएशन कैसे आती है, या तो उसकी अर्निंग पोटेंशियल की वजह से या कोई वो एसेट्स होल्ड करती हो, तो दोनों की वजह से ही वैल्यूज आती है। तो अर्निंग का मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेस एक्टिविटीज वो करती है, जिस उससे जो भी कैश वो जनरेट करेगी वो उसकी अर्निंग पोटेंशियल हो जाएगी। एंड द पोटेंशियल टू रियलाइज द कैश फ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और एसेट्स के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे मान के चलिए उसका लैंड है, कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है, इस तरीके से, या फिर गुडविल है। इंटेंजिबल के अंदर क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, फ्रेंचाइजी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो अपने एसेट्स भी सेल करती है तो उस एसेट्स के थ्रू भी एक मार्केट वैल्यूएशन होती है हर एक एसेट की, तो उस मार्केट वैल्यूएशन की वजह से कंपनी के अंदर वैल्यू आती है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके एसेट्स और उसके अर्निंग पोटेंशियल की वजह से बनती है। तो क्या क्या अप्रोचेज होती है वैल्यूएशन की? तो एक तो होती है कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। तो कॉस्ट बेस्ड समझना तो बहुत आसान है। तो एसेट्स को प्रोक्योर करने के लिए, एसेट्स को बाय करने के लिए जो भी कॉस्ट कंपनी ने पे करी है वो उसी के बेसिस पे वैल्यूएशन कर लो एक तो। सो अंडर दिस अप्रोच एन एसेट इज वैल्यू बेस्ड ऑन द कॉस्ट दैट नीड्स टू बी इंकर्ड टू क्रिएट। ठीक है, तो जो एसेट को प्रोक्योर करने के लिए कॉस्ट इंकर करी है उसी के बेसिस पे कर लो। या कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यूएशन भी बोल जाते हैं।
तो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है, मान के चलिए कोई भी एसेट है, उस एसेट की फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल है। मान के चलिए कि एसेट को जब कंपनी यूटिलाइज करेगी तो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर उससे कुछ अर्निंग पोटेंशियल है और उससे कैश फ्लोज जनरेट होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। तो उन कैश फ्लोज की आज की तारीख में कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए कि कंपनी 3 साल के अंदर मान के चलिए 3 करोड़ रुपए कमाएगी एक एसेट के थ्रू। एक प्लांट लगाया उसने और कंपनी क्लेम करती है कि उस प्लांट से वो 3 करोड़ रुपए 3 साल में कमाएगी। तो आज की तारीख में उन 3 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। तो इसको पढ़ते हैं। दिस अप्रोच टिपिकली इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग एन एसेट बाय डिस्काउंटिंग इट्स कैश फ्लो एट अ सुटेबल रेट। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। That reflects the rate of return expected by an investor. Intrinsic valuation can be divided into 2 categories. अब 2 कैटेगरी से इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेजर आउट होती है। एक होती है रिस्क न्यूट्रल और एक होती है रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन। अब रिस्क न्यूट्रल क्या होता है, तो जो फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम उनको डिस्काउंट करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द कैश फ्लोज बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द कैश फ्लो। तो कंपनी की मैनेजमेंट गाइडेंस देती है कि वो 3 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए कमा लेगी और इस बात की संभावना 80 to 90, वैसे तो वो 100% ही क्लेम करेगा, तो 90 to 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो वो कैश फ्लोज इट इज देन डिस्काउंटेड एट अ रिस्क फ्री रेट। तो वो कैश फ्लोज को है वो हम डिस्काउंट करेंगे कि मान के चलिए रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट क्या होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न जो हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में कमाते हैं। मान के चलिए वो रेट जो FD RD गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हमें जो मिलता है वो रिस्क फ्री रेट होता है, जिसपे हमें रिस्क नहीं लेना होता है। तो ये आज की तारीख में आप मान के चलिए फॉर दैट मैटर 7% है, तो हम इसको 7% से डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, तो 3 करोड़ रुपए को जब आप 7% से डिस्काउंट करोगे 3 साल पहले के लिए, तो लगभग इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, लगभग आपका आ जाएगा 23% के हिसाब से। तो 23% के हिसाब से इसको हम डिस्काउंट कर देंगे और फिर 23% डिस्काउंट करने के बाद जो भी शेयर की वैल्यूएशन आएगी उस शेयर की वैल्यूएशन को हम आज के कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करके फिर पता लगा सकते हैं अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या करेक्टली वैल्यूड है। सो इंश्योरेंस कंपनीज आर टिपिकली वैल्यूड यूजिंग दिस अप्रोच, एम्बेडेड वैल्यू उनकी और अप्रेजल वैल्यू उनकी। तो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन अप्रोच होती है। फिर एक होती है रियल वर्ल्ड वैल्यूएशन। अब इसके अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसके अंदर क्या है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए कि इतना कैश फ्लो जनरेट होगा ही होगा। So it involves estimating the most likely cash flow and discounting it at a rate of return that reflects the risk-free rate. Again वही 8% वाला plus a suitable risk premium. अब risk premium क्यों कह रहे हैं, मान के चलिए कि uncertainties, देखिए uncertainties हमेशा होती हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तो वो uncertainty के लिए हम एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक बात बताइए रिस्क नहीं लेना, तो हम इससे बड़े तो FD और RD में पैसे लगा दें, क्योंकि हम इक्विटीज में पैसा लगा रहे हैं। तो इक्विटीज में एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट और रिस्क एलिमेंट हमेशा रहेगा। तो जो हम एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से भी डिस्काउंट करना है प्लस सुटेबल रिस्क प्रीमियम से भी डिस्काउंट करना है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क भी तो ले रहे हैं। ठीक है, टू अकाउंट फॉर द अनसर्टेनिटी इन द कैश फ्लो। ठीक है, अनसर्टेनिटी की वजह से हमें रिस्क प्रीमियम भी लेना पड़ता है। और जनरली ये कितना होगा, तो रिस्क फ्री रेट हो जाएगा 7% और ये सुटेबल रिस्क प्रीमियम या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से होगा। तो मान के चलिए अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 12% पर एनम रिटर्न जनरेट करता है, तो रिस्क प्रीमियम भी कितना हो जाएगा, कम से कम 5% का तो हो ही जाएगा। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12%। तो ये हमारी 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो 12% के हिसाब से हम फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर देंगे। देन द थर्ड इज सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच। तो सेलिंग प्राइस बेस्ड माने कि इसका मतलब ये हो गया कि जब वो एसेट बेचने जाएंगे तो वो एसेट कितने तक का बिक जाएगा, उसके हिसाब से भी हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। सो अंडर दिस अप्रोच एन एसेट इज वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द अदर सिमिलर एसेट्स। वेरियस वैल्यूएशन सच एज पी, प्राइस टू इक्विटी कितनी है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, अबीटा कितना है, एंड कैन बी यूज एज अ वैल्यूएशन मैट्रिक। और इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर में। ठीक है, सो फर्स्ट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर बिजनेस वैल्यूएशन, और बहुत कॉमन है। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच टू वैल्यूएशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर वैल्यूएशन व्हेन 3 थिंग्स आर नोन फॉर सर्टेनिटी। ठीक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके वैल्यूएशन निकालते हैं। तो फ्यूचर इनफ्लोज को डिस्काउंट किया कैसे जाता है हम इस टॉपिक में समझेंगे।
So the discounted cash flow approach to valuation is the most appropriate approach when three things are known for certainty. मतलब स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ये सर्टेन होने चाहिए. सर्टेन का मतलब अब ये हमें पता होना चाहिए कि कंपनी आने वाले साल में कितना पैसा कमाने वाली है ऑलमोस्ट, है ना. टाइमिंग भी पता होनी चाहिए, ये नहीं कि अनसर्टेन टाइम के अंदर हमने ये बता दिया. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर्स कॉल्ड डिस्काउंट रेट. और डिस्काउंट रेट कितना होगा? रिस्क फ्री वाला तो होना ही होना है, क्योंकि ये तो एनी हाउ हमें मिलेगा ही मिलेगा. FD/RD पे जब हमें मिलता है तो इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए. तो 7% आप मान के चलिए प्लस रिस्क प्रीमियम हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क एज्यूम करेंगे तो उस रिस्क को एज्यूम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रिटर्न भी तो चाहिए. तो मान के चलिए ये कितना हो जाए 5%, तो 12% हम अपने एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं. अब इसको मेजर आउट करने का सबसे पहला तरीका है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज को मेजर आउट करने का सबसे पहला तरीका क्या है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल किसने दिया था? दिस वॉज प्रोपोगेटेड बाय गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. तो गॉर्डन ने दिया था इसको और इसको बोला गया गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी कंपनी है वो रेगुलर डिविडेंड अगर पे करती है तो डिविडेंड जो है वो बेनिफिट होता है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है. तो क्यों ना हम डिविडेंड को ही आज के प्राइस पे डिविडेंड को डिस्काउंट करके कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन निकालें. अब देखिए क्या है. अंडर दिस मॉडल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स ऑफ अ कंपनी आर डिस्काउंटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को बोल लीजिए आप रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ROE को बोलते हैं. द मॉडल इज सुटेबल फॉर कंपनीज दैट पे रेगुलर एंड सब्सटैंशियल डिविडेंड. तो मान के चलिए जो DDM मॉडल है वो किस कंपनी के लिए हो गया? एक तो गवर्नमेंट कंपनीज रेगुलर देती हैं, IT कंपनीज रेगुलर देती हैं, बैंक्स रेगुलर देते हैं. तो जो भी कंपनी या जो भी इंडस्ट्रीज रेगुलर डिविडेंड देती है ये उनके लिए मॉडल सबसे परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि हम इसमें डिविडेंड को डिस्काउंट करके कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं. तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? P यानी कि प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी ROE प्लस माइनस ग्रोथ इन डिविडेंड. तो अब एक बात बताइए, कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होती है और जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके प्रॉफिट्स भी ग्रो करते हैं. अगर प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे तो फिर डिविडेंड भी तो ग्रो करना चाहिए. और कंपनी अपनी गाइडेंस के अंदर बताती है कि उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट कितने बेसिस पॉइंट से आगे ग्रो करने वाले हैं. तो उससे क्या हमें ग्रोथ का आइडिया नहीं लग जाएगा कि डिविडेंड भी कितने उससे परसेंट से ग्रो करेगा. तो मान के चलिए अगर मैनेजमेंट कहती है कि कमिंग ईयर्स में हमारा प्रॉफिट जो है 5% से ग्रो करेगा. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट 5% से ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड भी तो 5% से ग्रो करना चाहिए. तो यहां से क्या हमारे पास ग्रोथ का फैक्टर पता चल जाएगा. एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो हमें पता ही चल जाएगा, ग्रोथ भी हमें पता चल जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी बोला जाता है वो भी हमें मिल जाएगा. तो ये सारी फिगर्स हमें बैलेंस शीट से मिल जाती है. अब प्रॉब्लम ये आई कि मान के चलिए कोई ऐसी भी कंपनी होती है जो डिविडेंड नहीं देती. अगर वो ग्रोथ फेज के अंदर है तो वो डिविडेंड नहीं देगी. उसका मन करेगा कि जो भी इनकम वो जनरेट कर रही है उससे और एक्सपेंशन कर ले. जरूरी थोड़ी है कि डिविडेंड दे. और लॉ में लिखा भी नहीं है कि कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, कहीं नहीं लिखा है सर. तो इसलिए हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी. Now, one of the problems in using dividend distribution model is that it is not possible to use it for the companies that do not pay dividend, है ना. अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही लेकिन कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके लिए कैसे वैल्यूएशन करेंगे? सो अंडर दिस मॉडल इक्विटी इज वैल्यूड बाय डिस्काउंटिंग द फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जितनी भी देनदारी है बाहर की वो देने के बाद जो भी कंपनी के पास पैसा बचता है उसकी वैल्यूएशन हम करेंगे. So instead of actual dividend paid by the company, we will discount the free cash flows to equity shareholder. और इसका फॉर्मूला क्या है? फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितना हो गया? किसको बोलते हैं? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कि कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए कोई और खर्चा करे, कोई और बड़ा एसेट प्रोक्योर करा, जैसे लैंड लगा ली, कोई प्लांट लगा दिया, मशीनरी खरीद ली. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस नेट बोरोइंग्स माइनस रीपेमेंट्स. ठीक है, तो बोरोइंग्स क्या हो गई? अगर कंपनी ने कोई लोन भी उठाया वो, और अगर कंपनी ने उस साल में कोई रीपेमेंट भी करी है तो रीपेमेंट को उसमें से माइनस कर देगी. बोरोइंग्स माइनस रीपेमेंट आएगा, उसी को हम नेट बोरोइंग्स बोलते हैं वैसे.
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए। अब ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी बहुत हाई ग्रोथ फेज में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूँ तो ग्रीन एनर्जी बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं आजकल वो बहुत हाई ग्रोथ फेज में है, ग्रीन एनर्जी बेस्ड कंपनीज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, बहुत मेगा स्केल पे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो अभी सिर्फ ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री और इनफ्लोज वहाँ से नहीं आ रहे। हम ये सोच के, अभी कंपनीज ये सोच के प्रोजेक्ट लगा रही हैं कि कमिंग टाइम के अंदर वहाँ से बहुत सारे इनफ्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहाँ से स्टार्ट होगी तो वो पूरी इंडिया के अंदर कंज्यूम होगी और मे बी एक्सपोर्ट भी करेंगे वो पावर को, तो वहाँ से बहुत अच्छे उसको अर्निंग या फिर इनफ्लोज होने वाले। तो फ्यूचर कैश फ्लोज टू इक्विटी मॉडल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी यूजफुल फॉर कंपनीज दैट आर इन हाई ग्रोथ फेज, आप ध्यान रखिए। लेकिन फ्री कैश फ्लो टू फर्म मॉडल, ये तीसरा मॉडल है। One of the major challenges in using the free cash flow to equity model is that unless a company has an objective debt policy, it is not possible to objectively estimate the net borrowings या फिर repayment। अब ये free cash flow to firm model क्या कह रहे हैं कि मान के चलिए कि आपने ऊपर वाले मेथड के अंदर, free cash flow to equity मेथड के अंदर, यहाँ पे जो बोरिंग्स हैं उसको कंसिडर आप लोग नहीं करते हैं, और इसके हिसाब से कंपनी फिर जितना मर्जी लोन ले ले, जितना मर्जी ओवर बर्डन हो जाए, ओवर डेट लेडन हो जाए, तो आप उस फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो ये जो एफ मॉडल जो है, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म मॉडल जो है, वो ये कह रहा है कि अगर कंपनी के पास ऐसी ऑब्जेक्टिव डेट पॉलिसी नहीं है तो हो सकता है वो ओवर बर्डन हो डेट से। तो इस केस के लिए यहाँ पे जो मेथड है, जो कैलकुलेशन मेथड है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहां पे क्या कहता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। यहां पे देखिए, यहां पे नेट बोरिंग्स को हमने ऐड करा है, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी बहुत सारी बोरिंग लेके बैंकों से लोन उठा के यहाँ पे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बढ़ा सकती है, शेयर होल्डर के लिए फंड बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पे इस मॉडल के अंदर बोरिंग्स अलाउ ही नहीं है, बोरिंग्स को कंसिडर ही नहीं किया है। ऑल्दो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिडक्ट जरूर करा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट देना कंपलसरी होता है, तो उस केस के अंदर शेयर होल्डर्स को वो पैसा नहीं मिलता जो इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है ना। तो ये पैसा जो नहीं मिल रहा है उसको इन्होंने कंसिडर नहीं करा है। अब बोरिंग्स को भी ये कंसिडर यहाँ पे नहीं करे। तो अकॉर्डिंग टू मी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म इज अ बेटर मॉडल देन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मॉडल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेट पेमेंट्स भी इंक्लूड करी है और इसमें डेट पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करी। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से ऑन द टॉप, सेलिंग बेस्ड अप्रोच एक मैंने डिस्कस करी थी, सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो जब किसी एसेट्स को सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच पे हमें मेजर आउट करना हो तो उसके क्या देखते हैं हम, उसके प्राइसिंग मल्टीपल्स देखते हैं, जैसे प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू टू अबीटा। तो यही अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। देखिए, सबसे पहला अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स। तो प्राइस टू डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड कैन बी कंपेयर्ड विद द शेयर प्राइस फॉर अ सेंस ऑफ चीपनेस और एक्सपेंसिवनेस ऑफ इक्विटी। अ पॉपुलरली नोन टर्म ऑन दिस सब्जेक्ट इज डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड क्या है कि एज पर द करंट मार्केट प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है उसके हिसाब से कितना कंपनी डिविडेंड देती है, वो हो गई डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन बाय करंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक। अब ये कैसे यूजफुल है ये समझते हैं। मान के चलिए दो कंपनी थी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है, करंट प्राइस आप मान के चलिए 100 है, और बी लिमिटेड का करंट प्राइस मान के चलिए आप 200 है। तो ऑन द फेस ऑफ इट हमें ये लग रहा है कि बी का शेयर महंगा है और ए का शेयर सस्ता है। मान के चलिए दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, दोनों आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर कंपनीज है। लेकिन ए का जो डिविडेंड है वो आता है 2 रुपये, 2 रुपीज डिविडेंड मान के चलते हैं, और ऐसे बी का जो डिविडेंड है वो आता है 5 रुपीज। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो डिविडेंड यील्ड से हमें आइडिया लग जाएगा। डिविडेंड यील्ड से कैसे लग जाएगा, डिविडेंड पर शेयर कितना है बी का 5 और शेयर का प्राइस कितना है 200, तो कितना रिटर्न आ गया 2.5, डिविडेंड यील्ड कितनी आ गई 2.5%। लेकिन ए लिमिटेड की अगर हम बात करें तो शेयर का डिविडेंड कितना देता है 2 रुपीज और शेयर का प्राइस कितना है 100, तो इसका रिटर्न कितना हो गया 2%। तो डिविडेंड यील्ड से भी
जैसे कंपनी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, सेम ग्रोथ पे है लेकिन डिविडेंड यील्ड अलग है, तो जिसके डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है वो बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए। देन नेक्स्ट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो अगेन वही है, अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग रेशो का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर कितना है और उस अर्निंग पर शेयर के लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं। मतलब कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए कम बाजार में उसको क्या वैल्यूएशन दी जाती है, वो है प्राइस अर्निंग रेशो। अगेन ये भी कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे कंपनी बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री, दोनों आईटी हो, दोनों फार्मास्यूटिकल हो, दोनों ऑटोमोबाइल हो, तो ये कंपेयर करने के लिए और पीर रिव्यू करने के लिए, पीर वैल्यूएशन निकालने के लिए ये रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें भी समझते हैं। मान के चलिए अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट अपॉन बाय इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी, ये अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो मान के चलिए कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती है लेकिन उसका इक्विटी शेयर 1 करोड़ है, तो उसका अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। और उसका करंट मार्केट प्राइस अगर जितना कम होगा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, जितना कम उसका करंट मार्केट प्राइस होगा उतनी ही बढ़िया कंपनी होगी, उतनी ही बढ़िया वो कंपनी होने वाली है। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसको पैग रेशो भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ रेशो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो कंपनीज विद हाई ग्रोथ रेट शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट कंपेयर टू देयर पीयर्स, है ना। अगर किसी की हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है तो वो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, और अगर ऑन द सेम साइड अगर वो लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के अंदर है तो वो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया, अगर हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज ग्रोथ नहीं दिखाती हैं, आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा चीप ट्रेड करती हैं, इसलिए वो हमेशा डिस्काउंट में दिखेंगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करोगे, प्राइवेट बैंक्स की आप बात करोगे, तो प्राइवेट बैंक्स में हमेशा ग्रोथ आती है, क्रेडिट ग्रोथ होती है, डिपॉजिट ग्रोथ होती है, तो इस वजह से वो बैंक्स हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। फॉर सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर आप पीई रेशो बात करोगे बैंक्स की, तो प्राइवेट बैंक्स में 24% का पीई रेशो चलता है, और अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स की बात करोगे तो 15% का गवर्नमेंट बैंक्स में चलता है। ठीक है, हाउएवर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज लाइकली टू बी सब्जेक्टिव। हाँ, अब कोई भी कंपनी कितने उससे ग्रोथ कर रही है वो सब्जेक्टिव इशू है, और उस ग्रोथ के हिसाब से कितना प्रीमियम, कितना एक्स्ट्रा प्राइस उसको मिलना चाहिए, अगेन ये डिपेंड ऑन द परसेप्शन है, ये परसेप्शन के हिसाब से चलता है। सो ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो, ऑल्सो कॉल्ड एज पेग रेशो, ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय फैक्टरिंग इन ग्रोथ रेट इन इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब कोई कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, उसके हिसाब से उसको कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है और ये डिसाइसिव है। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कितना प्रीमियम होना चाहिए, तो ग्रोथ के हिसाब से वो कह रहे हैं। सो ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशो या फिर पेग रेशो इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक हमेशा रहेगा, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ग्रोथ रेट से, जैसे हमें ग्रोथ रेट पता है किसी कंपनी की, अब ग्रोथ रेट से आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट उसका कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, वो हो गया ग्रोथ रेट। प्रॉफिट कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है या ईपीएस कितने परसेंट से उसका ग्रो कर रहा है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। देन कम्स द, और इसके अंदर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर किसी भी कंपनी की पेग रेशो 1 से कम है, ग्रेटर देन 1, सॉरी स्मॉलर देन 1 है, तो वो अंडर वैल्यूड है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर किसी की भी पेग रेशो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन इन केस ऑफ 2 मोर देन 3 तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की और रादर अवॉइड करना चाहिए, ये एक्सेसिवली वैल्यूड हो जाएगा, एक्सेसिवली वैल्यूड। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आज की पावर की कंपनी जितनी भी हैं, जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं, उनकी पेग रेशो बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे अडानी पावर हो गया, बहुत ज़्यादा पेग रेशो है उसकी, अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, इनकी पेग रेशो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इनको ग्रोथ के हिसाब से इतनी वैल्यूएशन दे रखी है, लेकिन क्या ये इतनी ग्रोथ दिखा पाएंगे, वो ग्रोथ अगेन बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज एंटरप्राइज वैल्यू टू अबीटा रेशो। अब अबीटा क्या होता है, अबीटा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, अबीटा इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जितना भी कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करा है और उस रेवेन्यू के लिए जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस उसने करा है, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट माने रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So when a company is valued from the perspective of an acquirer,
जो खरीद रहा है, और व्हेन इट इज अ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट, it would be more appropriate to value it based on the enterprise value divided by EBIT or enterprise value divided by the EBITDA ratios. ठीक है ना। और एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है? एंटरप्राइज वैल्यू होता है इक्विटी शेयर्स, जितना भी कंपनी ने फंड जुटा रखा है, प्लस बोरिंग्स, ये हो गया एंटरप्राइज वैल्यू। जितना भी कंपनी ने फंड जुटा रखा है, जितना भी कंपनी में पैसा पड़ा है, वो होती है एंटरप्राइज वैल्यू, इक्विटी शेयर्स या प्लस बोरिंग्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स इफ एनी। तो प्रेफरेंस भी है तो प्रेफरेंस भी आपको एंटरप्राइज वैल्यू में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा पैसा इक्विटी शेयर, बोरिंग्स और प्रेफरेंस शेयर्स लगाने के बाद कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दोनों। ठीक है ना। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है कि बाहर से कितना पैसा कंपनी ने जुटा रखा है। देन एंटरप्राइज वैल्यू टू शेयर्स रेशो टू सेल्स रेशो, सिंपल है। अब जो भी पैसा उसने जुटा रखा है उस पर वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, कितनी सेल्स वो निकाल पाता है, उससे भी पता चल जाएगा। सो इन द केस ऑफ कंपनीज दैट हैव रिसेंटली मैनेज टू ब्रेक इवन, जैसे मान के चलिएगा जो न्यू एज IT कंपनीज आ रही है, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियां, द प्रॉफिट इज लाइकली टू बी मच लोअर देन देयर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो मान के चलिए वो कंपनीज जो अभी लॉस से बाहर निकली हैं और छोटा छोटा प्रॉफिट उनके लिए आया है, तो उनके लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में चल रही होंगी। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, जैसे सबसे बड़े एग्जांपल है जोमेटो अभी लॉस मेकिंग कंपनीज है। तो उस केस में एंटरप्राइज वैल्यू तो हमारे पास होगी, लेकिन एबिटा नहीं होगा हमारे पास, एबिटा होगा ही नहीं क्योंकि वो लॉस में चलेगा एबिटा। तो उस केस में हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कैसे वैल्यूएशन करेंगे? उस केस में हम उसकी सेल्स निकालेंगे। उस केस में जितनी भी जोमेटो ने सेल्स करी है, जितनी भी उसके रेवेन्यू की फिगर आ रही है, और रेवेन्यू की फिगर से हम उसको माइनस कर लेंगे। इन सच केसेस द अबव मल्टीपल्स वुड बी टू हाई टू बी मीनिंगफुल। इन दीज केसेस EV अपॉन बाय सेल्स इज लाइकली टू बी अ मोर मीनिंगफुल मेट्रिक एज सेल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सिंपल सी वही ये बात कह रहा है, क्योंकि सेल्स नेगेटिव होगी नहीं, एबिटा नेगेटिव हो सकता है, एबिटा नेगेटिव हो सकता है ना। तो ये तो बात हो गई सेल्स की और अर्निंग की, फ्यूचर अर्निंग की। लेकिन अगर हमें एसेट्स बेस्ड बात करनी है, एसेट वैल्यूएशन की बात करनी है, तो एसेट वैल्यूएशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं? तो सबसे बढ़िया है रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट अपॉन बाय नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट अपॉन बाय नेटवर्थ और इक्विटी कैपिटल। और नेटवर्थ क्या होती है? नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को बोला जाता है नेटवर्थ। नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को नेट एसेट्स बोला जाता है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर डेट प्लस नेटवर्थ। ठीक है, डेट प्लस नेटवर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि नेटवर्थ नेट एसेट्स होते हैं, तो नेट एसेट्स प्लस डेट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल employed indicate how well a business allocates its capital and what the returns on the book values of equity and equity along with the debt respectively। इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि जो भी बाजार से पैसा उसने उठा रखा है, जो भी शेयर होल्डर का फंड उसने लगा रखा है बिजनेस में, उस शेयर होल्डर के फंड पे वो कितना पैसा कमाता है, उसकी रेशियो क्या है, सिंपल। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जिस कंपनी की सबसे ज़्यादा है उस इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनी सबसे बढ़िया है इन्वेस्टमेंट की। ऐसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बस एक ही फर्क है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में उन्होंने डेट भी ले लिया है, डेट एंड बोरिंग्स ले लिया है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारी कंपनी ऐसी हो कि उन्होंने इक्विटी के अलावा डेट और बोरिंग भी ले रखी हो, तो डेट और बोरिंग पे भी तो रिटर्न निकलना चाहिए, डेट और बोरिंग पे भी रिटर्न निकलना चाहिए। तो डेट और बोरिंग पे जब रिटर्न आप मेजर करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, और केवल इक्विटी पे करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। देन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। अब बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है कंपनी की नेटवर्थ, नेटवर्थ अपॉन बाय नंबर ऑफ इक्विटी, ये आ गया बुक वैल्यू, सिंपल। तो बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के अगेंस्ट में मार्केट में उसका शेयर किस प्राइस पे चल रहा है वो बताएगा प्राइस टू बुक। So it focuses on how much an investor needs to invest to gain ownership interest. A price to book ratio is equal to price per share
जो करंट मार्केट में प्राइस चल रहा है डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? नेटवर्थ अपॉन बाय नंबर ऑफ इक्विटी। ठीक है। देन अगेन एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट। ठीक है। उसके बाद नेट एसेट वैल्यू अप्रोच। द नेट एसेट वैल्यू अप्रोच ऑफ द इक्विटी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एंटिटी माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। तो अगेन वही नेटवर्थ की बात हो गई यहाँ पे। एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या होती है? नेटवर्थ होती है। नेट एसेट वैल्यू में रिप्रेजेंट द करंट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी और इट मे बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स टू कंप्यूट नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। तो ये बुक वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू हो गई बुक वैल्यू। ठीक है। दिस वैल्यूएशन मेथड इज यूज्ड इन सम बिजनेसेस दैट आर एक्सट्रीमली एसेट ओरिएंटेड सच एज रियल एस्टेट, शिपिंग एविएशन एक्सेट्रा। देखिए ये वो कंपनीज की बात कर रहे हैं। नेट एसेट वैल्यू उन कंपनीज के लिए फेवरेबल है जो बड़ी एसेट हैवी या कैपेक्स हैवी कंपनीज जो होती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसी शिपिंग के अंदर कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है क्योंकि एक एक शिप बहुत एक्सपेंसिव होता है, ऐसी एविएशन के अंदर प्लेन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत एसेट हैवी कंपनीज होती हैं। तो इस केस के अंदर नेट एसेट वैल्यू अप्रोच सबसे बढ़िया अप्रोच है। ठीक है। और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और वो वीडियोस हम जब ये चैप्टर जब थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो जाएगा तब उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम इनके न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है और इस वाले चैप्टर से खासकर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एनएसएम एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। सो वी विल डिस्कस दोज न्यूमेरिकल्स एज वेल। ठीक है। So that's it from this chapter, and we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.